नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब की बकवास लास्ट में होगी। आप सब होशियार है, वैसे भी कर देंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यही किया गया है कि यूजीसी ने नेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। कैसे समाप्त किया है? इसने क्या किया है कि जो पीएचडी धारक होंगे ना, जिनके पास पीएचडी होगी, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से वो पीएचडी की डिग्री पूरी किए हों 5-6 साल में अपनी शोध करके, यदि उनके पास किसी भी वजह से नेट क्वालिफाई वो नहीं किए हुए हैं, तो वो फिर भी क्या कर सकेंगे, यदि पीएचडी की डिग्री है उनके पास, तो भी वो क्या कर सकेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से क्या किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है। वैसे तो रूल क्या होता है कि नेट जेआरए की परीक्षा निकाल करके आप खुद ही क्या करेंगे, पीएचडी करते हैं ना, फेलोशिप मिलती है तो उसके बाद। लेकिन यहाँ पर इनके लिए अच्छी बात हो गई है कि जिनके पास पीएचडी है और उनके पास नेट की पात्रता नहीं है, ठीक है, तब भी वो क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें सीधा सा यही बात है, जिनके पास भी पीएचडी की डिग्री है, यदि वो नेट किए हैं या नहीं किए हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो चुके हैं, मान्य हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए दूसरा पढ़ते हैं, लगभग क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा है योग्यता मानदंड में परिवर्तन। तो ये मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है। मान लीजिए जो एमई है, एमई समझते हैं आप सब लोग, क्या होता है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, और जो एमटेक ये भी इंजीनियरिंग ही होती है। यदि इन सभी की जो स्नातकोत्तर डिग्री है, इसका मतलब क्या हो, जब वो पीजी कर रहे थे अपने इंजीनियरिंग के कॉलेज में, यदि वहाँ पर उन्होंने 55% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, कहाँ पर, स्नातकोत्तर की डिग्री में, इंजीनियरिंग करते हुए ही, ठीक है, तो वो सीधे तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पात्र हो गए हैं। उनको भी नेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या हो गया है कि जो पीएचडी धारक है ना, जिन्होंने अपने खुद के स्नातक में, मतलब कि जब उनका यूजी चल रहा होगा, वो 75% प्राप्त किए हों, दूसरा स्नातकोत्तर में पीजी में 55% प्राप्त किए हों, तब भी वो क्या हो सकेंगे, पात्र हो सकेंगे किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। ठीक है, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। पहला क्या था इसमें कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यदि वो अपने पीजी में 55% अंक प्राप्त किए हैं, तब भी वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हैं। दूसरा क्या था, यदि यूजी और यूजी में 75% और पीजी में, ये सब के लिए है ना, यदि यूजी में 75%, पीजी में 55% और साथ ही पीएचडी किए हुए हो, तो उसके बाद भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए मान्य हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए तीसरा पढ़ते हैं, क्या है। तीसरा है हमारा विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए अवसर। अब ध्यान दीजिएगा, पेशेवर का मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं। अब ये समझ लीजिए, ये बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है, किनके लिए, उनके लिए जिन्होंने कभी शैक्षणिक क्षेत्र में कुछ काम किया ही नहीं है, मतलब कि वो हिस्ट्री बैकग्राउंड से थे, कुछ भी पढ़ रहे थे, बीएससी बीटेक कुछ भी कर रहे होंगे, है ना, डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि वो किसी भी उद्योग में लगे हों, किसी भी प्रशासनिक सेवा में लगे हों कहीं पर भी, या प्राइवेट हों, ठीक है, या सरकारी हों, वो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, योग्य हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। किन किन मैं विशेष रूप से नाम बता देता हूँ उनका। जैसे कोई उद्योग में लगा हुआ था, किसी भी उद्योग का मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसने यूजी और पीजी किया है और घर की किसी भी मजबूरी की वजह से वो कहीं किसी भी उद्योग में जा कर के, फैक्ट्री में जाकर काम करने लगा और उसके पास एक बढ़िया एक्सपीरियंस आ गया है। ठीक है, मान लीजिए सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का उसके पास क्या आ गया, अनुभव आ गया है। तो इसके अनुभव के आधार पर उसे अब क्या किया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, जहाँ पर भी वो लीगल होगा, मान होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वहाँ पर वो मान हो गया है, उसके पास नेट हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारी लिस्ट निकली हुई है। अब दूसरी लिस्ट में किसका नाम आता है, जो सार्वजनिक प्रशासन के विशेषज्ञ होंगे, मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस वाले व्यक्ति होंगे, उनके पास नेट हो या ना हो, पीएचडी हो या ना हो, ठीक है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, लेकिन ध्यान रखिएगा उनके पास अनुभव होना चाहिए, पिछले 5-6 या फिर 10 साल का लगभग अनुभव होना ही चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए मान्य हो गए हैं। तीसरा जो इसमें आते हैं, वो आते हैं सार्वजनिक नीति के जानकार, जिनके पास पब्लिक लॉ का कुछ भी नॉलेज होगा। ठीक है, यदि वो लॉ किए हुए हैं, लॉ तो डिग्री जानते हैं सभी लोग ना, जो बीए एलएलबी ये सब किए हुए हैं,
यदि इनके पास भी कुछ एक्सपीरियंस है तो ये भी क्या हो चुके हैं, मान हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। और इसके बाद भी कुछ और, मैं एक आध और नाम ले लेता हूँ, जैसे अनुसंधान क्षेत्र में जैसे कोई रिसर्च कर रहा होगा, तो रिसर्चर्स तो अक्सर वही होते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए तो है ही। तो ये किसी भी प्रकार से कहीं से भी किसी भी नीश, मतलब किसी भी आवाज़ से जुड़े हुए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये शैक्षणिक पदों के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, इनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा कुलपति पद के लिए। तो ये हमारे थोड़ा सा सिलेबस से हटके है, बट परिवर्तन हुआ है तो पढ़ लेते हैं। कुलपति पद के लिए नए मानदंड लाए गए हैं। तो जो कुलपति होता है ना, वाइस चांसलर, उसके लिए नए मानदंड क्या, नए पैमाने क्या निकाले गए हैं कि उसके पास पीजी होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है ना, यूजी पीजी कंपलसरी है, और साथ ही साथ उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, नेट हो चाहे ना हो, ठीक है, पीएचडी हो चाहे ना हो, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस हो। वो एक्सपीरियंस उसको किसी इंडस्ट्री का हो सकता है, किसी भी सार्वजनिक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, ठीक है, किसी एनजीओ से जुड़ा हो सकता है वो व्यक्ति। और अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के किसी भी पद पर रहा हो, उसका यूज़ करके, उस अनुभव का यूज़ करके वो वाइस चांसलर के रूप में उसको मान्यता प्राप्त कर दे दी गई है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, वाइस चांसलर क्या होता है आप सब जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है शोध और प्रशासन पर जोर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा लो क्वालिटी में आ जाता है। इसको क्या बोला जाएगा कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति था जो पीएचडी कर रहा होगा, उसकी पीएचडी किसी भी कारण से पूरी नहीं हुई हो, लेकिन उसके पास शोध का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, या फिर पीएचडी पूरी हो गई हो, कहीं से भी प्राइवेट से किया हो, पीएचडी पूरी हो गई हो, और उसके जो शोध पत्र होंगे, यदि वो क्या करेगा, शोध पत्र को प्रकाशित किया हो, ये कंपलसरी हो गया है। यदि वो उसने अपने शोध पत्र को, जर्नल्स को प्रकाशित किया हुआ है किसी भी अखबार में, किसी भी सोशल मीडिया में, तो लगभग उसकी 8 से 10 पुस्तक क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, खुद की लिखी हुई, और वो प्रकाशित होनी चाहिए। ठीक है, तब जा कर के वो क्या हो चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो चुका है। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया दे दिया गया है। इससे क्या होगा ना कि जो शोध और प्रकाशन है उसको जोर मिल रहा है। जो लोग किए हुए हैं और बेरोजगारी के कारण वो कहीं पर भी अटके पड़े हैं, तो उनको भी एक चांस मिल चुका है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये रहा, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिला हुआ है। तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा कैसे मिला है कि जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी ना, उसमें मातृभाषा को प्रमोट किया गया है। तो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि जो यूजीसी है ना, वो भारतीय भाषाओं को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। बस बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, अपने मातृभाषा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो हिंदी से है ना, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बदलाव क्या है, नेक्स्ट है ये रहा, प्रमोशन के लिए नए मानदंड। तो अब देखिए, प्रमोशन के नए मानदंड ध्यान रखिएगा, वो लोग जो कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पहले से, उनके लिए है ये। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है जो कहीं पर भी घूम रहे हैं, ये जो पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मान्य है उनके लिए है। तो क्या है कि जैसे कला हो गया, आर्ट, वाणिज्य हो गया, कॉमर्स, मानविकी हो गया, शिक्षा हो गया, और कानून हो गया, एसएसटी सामाजिक विज्ञान हो गया, और आपका साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये हर जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर क्या होते हैं, कैंडिडेट क्या होते हैं, अलॉट होते हैं, अपने काम कार्यरत रहते हैं। तो इनके लिए मानदंड क्या लागू किए गए हैं, जो नए मानदंड आ गए हैं, वो अभी आधिकारिक रूप पर आए नहीं हैं। जब आएंगे तो मैं इनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, इनके प्रमोशन में बहुत ज़्यादा बदलाव होकर के रखे हैं। तो यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी यहाँ से जुड़ा होगा ना, तो उसको समझा दीजिएगा कि आपका प्रमोशन जो होने वाला है ना, उसमें बहुत ही हेर फेर और बदलाव हुआ है। ठीक है, ये अच्छा भी हो सकता है बदलाव, और बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षण में नवाचार को प्रोत्साहन मिला है। तो ये भी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, जैसे अनुसंधान क्षेत्र है ना, उसको प्रमोट किया गया है, क्योंकि अनुसंधान में नए नए तरीकों को अपनाया गया है। जैसे भारतीय भाषा हो गई, ठीक है, उसके लिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर उसको प्रमोट किया गया है। और जो परामर्श देते हैं ना, और जो अनुसंधान करवाते हैं, जो अनुसंधान को फंडिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों में नवाचार हुआ है। बहुत सी नए इक्विपमेंट आए हैं, और नया इम्प्लीमेंटेशन, नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये जो भी योजनाएं आई हैं वो धीरे धीरे सबके सामने आएंगी, इनका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, ये केवल अभी आधिकारिक रूप पर न्यूज़ में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें से कौन कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिनके पास भी नेट की पात्रता नहीं है लेकिन पीएचडी है, वो भी क्या हो चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए मान्य हो चुके हैं। ठीक है, इससे देखने में तो यही लग रहा है कि नेट की जो मान्यता है वो लगभग समाप्त हो रही है, बट ऐसा है नहीं। जो नेट जेआरयू की परीक्षा नहीं पास करेंगे तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पीएचडी नहीं किया हुआ है।
ठीक है, और आपके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी भी उद्योग का, तो हमारे लिए तो ये नहीं है उतना ज़्यादा योग, लेकिन फिर भी ये परिवर्तन जो हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उनके लिए अच्छा होगा जो बहुत दिनों से घर में बैठे हुए हैं, है ना, पीएचडी की डिग्री लेकर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए। ये उनके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप सबको समझा दिया है, आप सब समझ गए होंगे। चलिए आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।